नमस्कार साथियों, चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास में आज की हमारी जो कड़ी रहेगी वो रहेगी राजस्थान में खारे पानी की झीलें, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आज हम देखेंगे राजस्थान में प्रमुख रूप से खारे पानी की झीलें कौन-कौन सी हैं और गौण खारे पानी की झीलें कौन-कौन सी हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों, आज हम देखेंगे खारे पानी की झीलों में सबसे पहले तो एक तथ्य की चर्चा करते हैं और साथियों उस तथ्य की बात करें तो खारे पानी की अधिकांश जो झीलें हैं राजस्थान में, आपको पता होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में है और मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान में अरावली के पश्चिमी भाग में पाया जाता है, अर्थात पश्चिमी राजस्थान में है। तो अधिकांश खारे पानी की जो झीलें हैं वो पश्चिमी राजस्थान में है। तो खारे पानी की झीलों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण तथ्य आता है, खारे पानी की अधिकांश झीलें पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। काफी इंपोर्टेंट है। कैसे है इंपोर्टेंट उसके बारे में समझना। यह इंपोर्टेंट नहीं है कि राजस्थान में खारे पानी की जो झीलें हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। अब पश्चिमी राजस्थान में क्यों पाई जाती हैं ये इंपोर्टेंट है, क्योंकि पश्चिमी जो राजस्थान है जिसको हम मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। साथियों, मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति के बारे में आपको पता होगा, जगत क्लासों के साथ हमारी चर्चा हुई थी। मरुस्थलीय प्रदेश की जो उत्पत्ति है वो टेथी सागर भूसन्नति के स्थान पर हुई है और ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की जो झीलें हैं वो टेथी सागर के अवशेष के रूप में पाई जाती हैं। इसलिए मरुस्थलीय भाग में ही इसका अधिकांश विस्तार पाया जाता है। तो राजस्थान में पाई जाने वाली जो खारे पानी की झीलें हैं, राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें टेथी सागर का भाग मानी जाती है। टेथी सागर का भाग मानी जाती है। अब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में जो टेथिस भूसन्नति हुआ करती थी, उस भूसन्नति के उत्थान के परिणाम स्वरूप जो खारा पानी था वो धरातलीय भागों में कुछ भूसन्नतियों में रह गया। उसी को क्या कहा जाता है, खारे पानी की झीलें कहा जाता है। तो ये टेथिस भूसन्नति के स्थान पर पाई जाती हैं, अर्थात इन खारे पानी की झीलों का जो मुख्य कारण है वो टेथिस सागर का जल माना जाता है। अर्थात कह सकते हैं टेथिस सागर का जल वर्तमान में खारे पानी की झीलों का झीलों की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। कारण माना जाता है। तो साथियों, कुछ उदाहरण इसके बारे में हम देखें कौन कौन सी खारे पानी की झीलें हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि कौन कौन सी खारे पानी की झीलें राजस्थान में हैं। तो उनमें से सांबर झील, विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। सांबर झील है, डीडवाना झील है, लूणकरणसर है, नावा है, रेवासा झील है और इसके अलावा हम बात करें तो पंच पदरा झील है। इसके अलावा भी कुचामन जो झील है वो भी है। इसके अलावा भी और अन्य जो झीलें हैं वो खारे पानी की झीलों के रूप में राजस्थान में पाई जाती हैं।
हम वन बाय वन इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं पहली प्रमुख झील के बारे में, और साथियों ये जो हमारी झील है इसको कहा जाता है सांभर झील। नंबर 1 सांभर झील। सांभर झील। साथियों सांभर झील की बात करें तो सांभर झील है ये राजस्थान के किस जिले में है? तो ध्यान रखना यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। राजस्थान में इसकी स्थिति किस जिले में आती है? तो आपको याद रखना है इसकी स्थिति जयपुर जिले में आती है, लेकिन स्थिति पूछा जाए कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर ये कितने जिलों में है, तो 3 जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो झील जयपुर। अब यहां आती है स्थिति, भौगोलिक स्थिति की बात करें भौगोलिक स्थिति, तो भौगोलिक स्थिति के बारे में हम देखेंगे तो ये 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से 3 जिले आते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। ये साथियों 3 जिले कौन कौन से हैं? एक जयपुर है, एक नागौर है और एक अजमेर है। इन 3 जिलों में भौगोलिक स्थिति पाई जाती है, अर्थात इस झील का जो अपवाद क्षेत्र है वो 3 जिलों की सीमा पर है, जयपुर, नागौर और अजमेर। अधिकांश इसका भाग है वो सांभर जयपुर में है, इसीलिए इसको हम जयपुर जिले की झील माना करते हैं। आगे हम देखें तो सांभर झील के लिए महत्वपूर्ण बातें आती हैं, तो उनमें से हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात होती है तो कौन सी झील है? सांभर झील है। साथियों यहां से एक प्रश्न बनता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? इस आधार पर ये राजस्थान की जो झील है सांभर झील, इसका दूसरा स्थान आता है, अर्थात भारत की प्रमुख खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसको कहा जाता है चिल्का झील, जो कि एक पुलिकट झील के रूप में इसको लैगून झील के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। तो प्रथम झील कौन सी है? ध्यान दीजिए यहां ये दूसरी झील है, तो प्रथम झील है प्रथम झील। तो प्रथम झील कौन सी है? उड़ीसा की चिल्का झील। उड़ीसा की चिल्का झील। उड़ीसा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील मानी जाती है, और जो चिल्का झील है साथियों इसको कहा जाता है लैगून झील। लैगून झील है। अब लैगून झील क्या है? समुद्र के तट पर जो झीलें होती हैं, जो खारे पानी की झीलें होती हैं, उनको कहा जाता है लैगून झीलें। अब ऐसे में समुद्र के तट पर उड़ीसा राज्य की स्थिति आती है, और उड़ीसा राज्य के तट पर ये जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। वहीं धरातल पर सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो तो राजस्थान में सांभर झील सबसे बड़ी मानी जाती है। यहां से भी एक प्रश्न बनेगा जो प्रथम और द्वितीय को लेकर के बनता है, तो याद रखना यहां से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बन रहा है। भारत की स्थलीय भाग पर सबसे बड़ी खारे पानी की झील,
खारे पानी की झील। तो बात आती है सांभर झील की। सांभर झील दोनों ही स्थितियों में प्रश्न बन जाता है, प्रथम बड़ी और प्रथम बड़ी। तो यहां सबसे बड़ी की बात होती है तो धरातल के ऊपर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो हमारी सांभर है। वहीं भारत में किसी भी प्रकार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो चिल्का झील उड़ीसा की, जिसको लैगून झील के रूप में जाना जाता है। अगर हम इस आधार पर देखें तो राजस्थान में पाई जाने वाली सांभर झील जो भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। आगे हम चर्चा करें इन खारे पानी की जो झीलें हैं इनसे नमक बनाया जाता है। खारे पानी की झीलों से नमक उत्पादन किया जाता है। नमक उत्पादन किया जाता है। अब नमक उत्पादन की दृष्टि से हम देखें तो जो सांभर झील है, इस सांभर झील में सांभर झील में या सांभर झील से नमक उत्पादन की जो क्रिया है नमक उत्पादन की क्रिया ये भारत की कितनी की जाती है, इस अति ध्यान देंगे। भारत का नमक। तो याद रखिए ये स्थिति कितनी आती है, ये स्थिति आती है 8.7%। 8.7% नमक का उत्पादन हमारी सांभर झील करती है। तो सांभर झील भारत की प्रमुख नमक उत्पादन करने वाली झीलों में से एक झील मानी जाती है। तो यह याद रखिए। अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सांभर झील से राज्य के कुल नमक उत्पादन का लगभग 30% सांभर झील अकेली करती है। अब यहां से प्रश्न आता है कि जब नमक उत्पादन की क्रिया खारे पानी की झीलों से होती है तो भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो वहां बात आती है गुजरात राज्य की। तो ये नोट में हम लिख सकते हैं। ये सभी तथ्य आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाला राज्य, तब बात होती है किस राज्य की साथियों, ये राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। कारण क्या है, अरब सागरीय जो पानी है वो बंगाल की खाड़ी की तुलना में ज्यादा खारा है और इस तटीय भाग पर नजदीकी जो क्षेत्र है यहाँ और भी अधिक खारापन पाया जाता है। इसलिए तटीय भागों पर नमक उत्पादन का कार्य सर्वाधिक गुजरात में किया जाता है और गुजरात सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाला राज्य है। ये थी हमारी इन झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमारी सांभर के साथ जुड़ी हुई थी। आगे हम चर्चा करते हैं सांभर झील के बारे में। तो आगे की क्रिया में हम देखें नेक्स्ट पेज पर। अब ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण तथ्यों में हम चर्चा करेंगे और वो चर्चा है नमक उत्पादन का कार्य कौन करता है। तो सांभर झील पर नमक उत्पादन का कार्य तो ये नमक उत्पादन का कार्य सांभर झील पर किसके द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार का एक उपक्रम लगा हुआ है जिसको सांभर साल्ट के नाम से जाना जाता है।
और सांभर साल्ट की मेरे साथियों स्थापना कब हुई, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अपने उद्योगों में हम इसको देख चुके हैं। आपके अगर जहन में वो प्रश्न वापस याद आ रहा है तो याद कीजिए, सांभर साल्ट की स्थापना 1960 में हो जाती है और वहीं राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड जो कि डीडवाना में लगा हुआ है उसकी स्थापना 1964 में होती है। तो साथियों ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ये कार्य किया जाता है सांभर साल्ट द्वारा। सांभर साल्ट लिमिटेड, और साथियों सांभर साल्ट लिमिटेड है, इसकी स्थापना हो जाती है सन 1960 में। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट तथ्य इसलिए है क्योंकि ये डाटा पुस्तकों में आपको गलत मिलेगा, कई जगह 1964 में मिलता है, तो ये इसकी स्थापना है वो 1960 में केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ये भी ध्यान रखेंगे किस प्रकार का उपक्रम है, तो ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित उपक्रम है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। अब केंद्र सरकार द्वारा संचालित है तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का उद्योग कहा जाता है। अब राजस्थान में ऐसे कौन से उद्योग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित हैं, ये प्रश्न आ चुके हैं। तो याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट के राजस्थान में अनेक सारे उद्योग हैं, हम उद्योगों की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन इस प्रश्न का आंसर सुनने का प्रयास करना। सांभर साल्ट जिसको हम देख चुके केंद्र सरकार का उपक्रम है, इसके अलावा HCL जिसको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, झुंझुनू जिले के खेतड़ी में स्थापित है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कारखाना है। HMT कारखाना जो अजमेर में वर्तमान में बंद है, चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, वर्तमान में बंद है, इसकी स्थापना भी केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। कोटा इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो कि कोटा में इंजीनियरिंग का कारखाना है, वर्तमान समय में बंद है, ये भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। अगर हम ZCL की बात करें, देबारी उदयपुर में, चंदेरिया चित्तौड़ में जो कारखाना स्थापित है, ये भी केंद्र सरकार का उपक्रम है। इस प्रकार से अनेक सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कारखाने हैं। साथियों इसी संदर्भ में आपको याद आया होगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कारखाना जो कि भरतपुर जिले में एक रेल फैक्ट्री के रूप में, सिमको वैगन फैक्ट्री के रूप में स्थापित है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी राजस्थान राज्य में ऐसे कुछ कारखाने स्थापित किए गए हैं, उनमें से एक कारखाना सांभर साल्ट लिमिटेड के रूप में नमक बनाने का कार्य करता है। अब आगे हमारी बात आती है, तो चर्चा करें आगे नेक्स्ट में सांभर झील के समीप सांभर झील के समीप। अब क्या है सांभर झील के समीप, तो सांभर झील के समीप एक सभ्यता है जिसको कहा जाता है नलियासर, समीप नलियासर सभ्यता का विकास हुआ। सभ्यता का विकास हुआ। क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस सभ्यता का विकास सांभर झील के निकट पाया जाता है, तो नलियासर के पास नलियासर सभ्यता है वो सांभर झील के निकट है। नलियासर एक नाला है जो सांभर झील में गिरता है, जिसकी हम मानचित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, एक रेखा चित्र बनाएंगे इसका। तो एक नलियासर सभ्यता है जो कि सांभर झील के समीप पाई जाती है। आगे अगर हम बात करें तो सांभर झील के समीप, सांभर झील के समीप सांभर झील के समीप एक मंदिर पाया जाता है, और साथियों ये मंदिर कौन सा है, ये है मंदिर जिसको कहा जाता है देवयानी मंदिर। देवयानी मंदिर। अब ये भी आपके ध्यान रहे, देवयानी का नाला जो कि सांभर झील में गिरता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये नाले हैं जो किसी न किसी नाम के साथ जुड़े हुए हैं, और देवयानी का नाला जो कि सांभर झील में गिरता है, इसके किनारे देवयानी का मंदिर बना हुआ है जो कि सांभर झील से संबंधित है। अब याद रखिए यहां एक आपका मुख्य रूप से कला संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, इसको देवयानी मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? आंसर सोचने का प्रयास करना। देवयानी मंदिर राजस्थान में किस नाम से विख्यात है? तो आपके जहन में आया होगा, तीर्थों का मामा कहा जाता है, तीर्थों का भांजा कहा जाता है,
तीर्थों का पवित्र स्थान कहा जाता है या कोई आदिवासियों का कोई क्षेत्र कहलाता है। तो आपको याद रखना है, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट तथ्य यहां से निकल करके आएगा। और मेरे साथियों, उस तथ्य की हम चर्चा करें तो इसको कहा जाता है तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है? तीर्थों की नानी के नाम से देवयानी मंदिर को जाना जाता है, देवयानी को कहा जाता है तीर्थों की नानी। तो ये काफी महत्वपूर्ण जो यहाँ अपने सामर झील से जुड़े हुए थे। अब यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट तथ्य और निकलेंगे, उसके बारे में और चर्चा करते हैं। अब याद रखना साथियों, यहाँ वर्तमान समय में हमारे पर्यावरण को लेकर के भी एक चिंता का विषय था, और वो विषय क्या था? हाल ही में कुछ पक्षियों की यहाँ मृत्यु हुई, और वो 30 पक्षियों की मृत्यु हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो 30 पक्षी कौन से थे और वो किस झील में आकर के रहते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो याद रखना, फ्लिंगो जो पक्षी है वो इसी झील में आकर के रहता है। तो इस झील में प्रवासी पक्षी नाम क्या है? राजहंस कहें या इसको फ्लेमिंगो कहें? राजहंस, इसी को किस नाम से जाना जाता है मेरे साथियों? इसी को कहा जाता है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो पक्षी, फ्लेमिंगो पक्षी ये शीतकाल में प्रवास करता है। अगर इसकी बात की जाए फ्लेमिंगो पक्षी की, तो ये शीतकाल में प्रवास करता है। अर्थात जब शीतकाल आता है तब ये पक्षी किस झील के समीप दिखाई देता है? सामर झील के आसपास दिखाई देता है। और ये वर्तमान समय में इस 2020 की स्थिति में ये कुछ पक्षी जो कि 30 इनकी संख्या बताई जाती है, इनकी मृत्यु होने के कारण ये चर्चा का विषय रही कि फ्लेमिंगो पक्षी राजस्थान में किस स्थान पर आते हैं। तो याद रखना, सांबर जयपुर में आते हैं। किस झील में आते हैं? तो सांबर झील में आते हैं। राजहंस का संबंध किस झील से पाया जाता है? सांबर झील से पाया जाता है। तो ये वर्तमान समय में पर्यावरण को लेकर के भी मुख्य रूप से मुद्दा बना हुआ है। तो यहां से प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट आगे हम चर्चा करें तो यहां सांबर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर साइट में शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। अब हम देखेंगे ऐसे कि ये रामसर साइट क्या है। तो याद रखिए साथियों, सबसे पहले तो कि सांबर जो कि एक रामसर साइट है, तो ये रामसर साइट क्या है? तो सबसे पहले तो हम बात करें रामसर साइट क्या है, फिर समझ में आ जाएगा कि सांबर झील इस प्रकार से रामसर साइट है जिसको दलदली भूमि कहा जाता है। दलदली व लवणीय भूमि, लवणीय भूमि रामसर साइट कहलाती है। दलदली व लवणीय भूमि रामसर साइट कहलाती है। अब ये रामसर साइट में कैसे शामिल की जाती है? क्योंकि इस सामर झील के निकट राजस्थान में सबसे ज्यादा लवणीय दलदली भूमि पाई जाती है, इसलिए राजस्थान का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? सांबर झील है। तो यहां ध्यान देंगे, सांबर झील राजस्थान का सबसे बड़ा रामसर साइट है। रामसर साइट है। अब यहां ध्यान देंगे, रामसर साइट है तो ये रामसर साइट जो बनाया गया संपूर्ण विश्व के लिए है। रामसर साइट एक सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में तय किया गया कि विश्व में ऐसे ऐसे कौन से स्थान हैं जो इस रामसर साइट में आते हैं और इनका विकास कैसे किया जाए या इस भू क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए।
तो इस रामसर साइट में एक सम्मेलन हुआ, यहां ध्यान देंगे रामसर साइट का, रामसर साइट के लिए, रामसर साइट के लिए सम्मेलन हुआ, एक सम्मेलन हुआ। प्यारे साथियों, ये रामसर साइट है, इसको हम ये भी कह सकते हैं आर्द्र व नम भूमि, ये भी याद रख लेना, इसको ही क्या कहा जाता है, आर्द्र व नम भूमि, आर्द्र व नम भूमि। शॉर्ट में अगर दिया जाए तो ये दिया जा सकता है आर्द्र व नम भूमि किस नाम से जानी जाती है, तो ये रामसर साइट के नाम से जानी जाती है। तो एक सम्मेलन हुआ, ये सम्मेलन कहाँ हुआ प्यारे साथियों, तो याद रखिए ये जो सम्मेलन था, ये सम्मेलन होता है मुख्य रूप से 1971 में, 1971 में होता है। और 1971 में जब होता है तो इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आयोजन क्षेत्र कौन सा था, आयोजन स्थान। और ये प्यारे साथियों आयोजन जो स्थान था ये था कहाँ, ये था ईरान, स्थान ईरान। यहां तय किया गया विश्व स्तर पर कि विश्व में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जिनका विकास हमें रामसर साइट के अंतर्गत करना है। इसमें हमारे राजस्थान के रामसर साइट में राजस्थान के 2 क्षेत्रों को शामिल किया गया। वर्तमान में हमारे 2 क्षेत्र हैं। भारत में वर्तमान में 37 हैं, इससे पहले 27 हुआ करते थे। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है, रामसर साइट में राजस्थान में ये स्थिति हम देख रहे हैं। रामसर साइट राजस्थान में वर्तमान में इनकी संख्या 2 है और दोनों नाम भी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। वर्तमान में 2 हैं और ये 2 हैं तो 2 कौन कौन से हैं, एक सांबर है और एक घाना पक्षी विहार है। एक सांबर है और दूसरा घाना पक्षी विहार। ये राजस्थान में वर्तमान में 2 साइट हैं रामसर साइट के रूप में, घाना पक्षी विहार। राजस्थान में वर्तमान में 2 रामसर साइट हैं, तो भारत में कितनी हैं इसके बारे में भी हम इसी में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। भारत में वर्तमान समय में कितने रामसर साइट पाए जाते हैं, तो वर्तमान समय में प्यारे साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा। तो कितने हैं, वर्तमान में 37 रामसर साइट हैं, रामसर साइट हैं, 37 रामसर साइट पाई जाती हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। 37 रामसर साइट पूरे संपूर्ण भारत में पाई जाती हैं। उनमें से 2 हमारे राजस्थान में आती हैं, एक घना पक्षी विहार आती है और एक आती है सांबर रामसर साइट। आगे हम देखें तो यहां याद रखना है आपको, इससे पूर्व की स्थिति को पूछ लिया जाए, जो वर्तमान में 37 हैं इससे पूर्व पूछ लिया जाए तो पूर्व का मतलब दिशा नहीं है, पूर्व का अर्थ पहले, तो पूर्व में या पहले लिखें, पहले इनकी संख्या कितनी थी, 27 थी। अब ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है यहां से कि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो 37 रामसर साइट पाई जाती है। अब हम इसके मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये एक झील है,
इस प्रकार से जिसका विस्तार पाया जाता है इसको कहा जाता है सांबर साल्ट, सॉरी सांबर झील, सांबर लेक के नाम से जानी जाती है। अब इसमें क्या क्या हमने देखा उसको हम नोट करते हैं। एक नदी आकर के इसमें गिर रही है, इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले तो आप देखेंगे इस नदी को मंथा नदी कहा जाता है, मंथा नदी। और प्यारे साथियों, मंथा नदी है वो सांबर झील में गिरने वाली सबसे खारी नदी है। यहां से इंपॉर्टेंट बनेगा, सांबर झील में गिरने वाली सबसे खारी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा? मंथा नदी है। मंथा नदी में एक नदी और आकर के मिलती है जिसको कहा जाता है खंडेला। इस नदी को कहा जाता है खंडेला नदी। और प्यारे साथियों, खंडेला जो नदी है ये कहां से निकलती है? तो ये सीकर जिले से निकलती है, ये सीकर से निकल करके आ रही है। और मंथा नदी है ये मनोहरपुर सापरा की पहाड़ियों से निकल करके आती है, जो कि जयपुर में पड़ती है। मनोहरपुर। और प्यारे साथियों, ये जो मनोहरपुर है ये है जयपुर में, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? JPR कह सकते हैं। अब यहां ध्यान देंगे, इसमें जो एक अन्य नदी आकर के मिलती है इसकी दिशा को पूछा जा सकता है। और ये जो नदी है प्यारे साथियों, इस नदी को कहा जाता है रूपनगढ़ की नदी या रूपनगढ़ नदी। ये नदी है इसको कहा जाता है रूपनगढ़ नदी। अब ये रूपनगढ़ नदी है ये कहां से निकलती है? तो साथियों ध्यान देंगे, ये अजमेर के किशनगढ़ से निकलती है। किशनगढ़ जो कि अजमेर में है। किशनगढ़ अजमेर से निकल करके चलती है। प्यारे साथियों, इसमें एक नाला और आकर के मिलता है और इस नाले को किस नाम से जाना जाता है? तो इस नाले को कहा जाता है खारी नदी। अब याद रखना, खारी किसकी सहायक है? रूपनगढ़ की सहायक है। तो पूछा जाता है इसमें कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं? तो रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मंथा नदी। और मंथा नदी को किस नाम से जाना जाता है? मेंढा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। एक नाला है, एक नदी के रूप में है, जिसको कहा जाता है बांडी नाला या बांडी नदी। ये है बांडी, ये भी जयपुर से निकलती है, बांडी नदी। जयपुर से निकलती है। इसके पास में से कुछ नाले और गिरते हैं, और वो नाले कौन कौन से हैं? इन नालों की बात करें तो ये जो नाला गिरता है इसको कहा जाता है देवयानी का नाला। देवयानी नाला। और प्यारे साथियों, इसी के पास में से एक नाला और गिरता है और इस नाले को कहा जाता है, यहां से एक नाला गिरता है, इस नाले को कहा जाता है, ये कहलाता है नलियासर। नलियासर नाला। और इस नलियासर जो नाला है इसी के पास में नलियासर नाम की क्या है? सभ्यता है। नलियासर सभ्यता पाई जाती है। इस नाले को कहा जाता है पनरूप नाला। पनरूप नाला। तो ये कुछ छोटे नदी नाले भी इसमें गिरते हैं। और इसका जो विस्तार है वो कौन कौन से जिलों में है? तो ये दिशा के साथ देखना, इधर जयपुर आ रहा है, इधर अजमेर आ रहा है, और इधर ऊपर की तरफ सीकर है, लेकिन इसका विस्तार सीकर में नहीं है। तो यहां आता है मेरे साथियों नागौर। तो ये तीन जिलों में
इसका भौगोलिक क्षेत्र आता है नागौर, अजमेर और जयपुर। और साथ ही इसमें कुछ नदियां गिरती हैं, इन नदियों का नाम याद रखना है। कौन कौन सी गिरती हैं? खारी नदी गिरती है, मेंधा नदी गिरती है या मंथा नदी गिरती है, बांडी नदी गिरती है, रूपनगढ़ नदी गिरती है, जो इसमें प्रमुख जल स्रोत माना जाता है। और प्यारे साथियों, इसके किनारे वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो इसके किनारे वर्तमान समय में सौर ऊर्जा प्लेट लगा करके सौर ऊर्जा का केंद्र स्थापित किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण हो चुकी है, तो इसी के किनारे सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है। ये आपके लिए काफी उपयोगी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा परियोजना, सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है, स्थापित की जा रही है। ये थे हमारी सांभर झील से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी। साथ में विभिन्न प्रकार के जो बिंदु हैं उनके साथ जो भी हमारे इस सांभर झील को लेकर के प्रश्न बनते हैं वहां तक की चर्चा। आगे हम जो शेष हमारी गौण खारे पानी की झीलें हैं उनके बारे में देखेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद।